नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्ति विवाद को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों इस बैठक में मौजूद रहेंगे और परिसंपत्ति विवाद को लेकर यह अहम बैठक है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दोनों ही राज्यों में चुनाव भी होने हैं। दोनों ही राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में वाकई ये काफी अहम बैठक इसे कहा जा रहा है। परिसंपत्ति विवाद को लेकर ये अहम बैठक है और इस बैठक में दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता संदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट्स है? आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्ति विवाद को लेकर यह अहम बैठक है और इस बैठक में दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी आ रही है कि सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ की बैठक होने वाली है और इस पर जो परिसंपत्ति का जो लगातार जो विवाद चल रहा है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच, इस पर कहीं ना कहीं आज सकारात्मक फैसला जरूर हो सकता है। आपको बता दें कि 21 सालों में लगातार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच जो परिसंपत्तियां जो लटकी पड़ी हैं उन पर एक आज सकारात्मक निर्णय जरूर लिया सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 20,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है अभी तक जो उत्तराखंड में वो उत्तर प्रदेश के अधिकार में है, तो इसी पर कहीं ना कहीं आज सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। लिहाजा 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। कुछ ही देर बाद 10 बजे ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है, महज 2.5 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये निपटारा है इसको सुलझाने की पूरी तरह से दोनों ही सरकारें कोशिश करेंगी। क्योंकि लंबे समय से अगर बात करें तो 21 साल आज उत्तराखंड को हो चुके हैं और तकरीबन उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड राज्य बना था, तो लिहाजा इसकी जो ऐसी कोई बहुत सी कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर की लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अपना हक जता रही थी। हालांकि पिछले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे उनके द्वारा भी वार्ता कर ली गई थी, लेकिन इसका कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था। लेकिन अब की बार अगर बता दें तो कहीं ना कहीं जो गुंजाइश जरूर दिखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार है और ऐसे में 2.5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक सौगात जरूर उत्तराखंड वासियों को उत्तर प्रदेश सरकार जरूर दे सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा उत्तराखंड रहा है। और कह सकते हैं कि चूंकि जो नहरें हैं हरिद्वार से उत्तर प्रदेश को होती हुई नहरें हैं और कई सारे गेस्ट हाउस हैं या फिर जमीन की अगर बात हो तो ऐसे कई सारे मामले हैं जिन पर की लगातार उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार वार्ता करती रही है, लेकिन इसका जो मसौदा है वो पूरा हल नहीं हो चुका है। तो 10 बजे के बाद ये बैठक होनी है। कितनी देर तक ये बैठक चलेगी, क्या निर्णय इसमें लिए जाएंगे, इस पर फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो ठोस निर्णय जरूर इस बात पर हो सकता है। जी संदीप, अगर देखा जाए तो इस बैठक में दोनों मुख्यमंत्री तो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्रियों के अलावा और कौन कौन से अधिकारी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो मुख्य सचिव हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उनके भी मुख्य सचिव है या तमाम जो अधिकारी हैं भूमि से जुड़े हुए अधिकारी हैं और या फिर जो महकमा अलग से इस चीज के लिए बना दिया गया है इसके अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहने की उम्मीदें वहां पर जताई जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि सभी रूपरेखा परिस्थितियों को देखते हुए इस पर कोई ना कोई निर्णय जरूर लिया जा सकता है। चूंकि पिछले 21 सालों में कई बार बैठकें जरूर हो चुकी हैं, कई बार जो उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री हैं वो नरेंद्र तिवारी सरकार से लेकर या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक 11 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। इनके द्वारा भी तमाम वार्ताएं जरूर हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें ये जब रही हैं कि यहाँ पर बीजेपी सरकार रहती है तो वहां पर सपा सरकार रही है या फिर कांग्रेस सरकार रही है या फिर अन्य सरकार, तो इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आई है। लिहाजा ये मसौदा हल नहीं हो पाया था, तो ऐसे में आज उम्मीदें जरूर जताई जा रही हैं। लिहाजा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्य सचिव भी वहां पर गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सकारात्मक निर्णय जरूर, ठोस निर्णय जरूर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद उत्तराखंड मूल रूप से यहाँ के रहने वाले हैं, लिहाजा उनका जो एक कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच उत्तराखंड के प्रति भी लगातार दिखाई देती है। वो उत्तराखंड के दौरे पर भी आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इस पर भी वो जरूर एक अहम फैसला आज ले सकते हैं। बिल्कुल संदीप, वाकई देखना होगा कि इस बैठक के बाद में क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की है। दोनों में 5 मॉल एवेन्यू स्थित आवास पर शिष्टाचार्य भेंट हुई और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने पुष्पगुच्छ भेंट कर सीएम धामी का स्वागत किया। इसके साथ ही शॉल और विधानसभा का एक मोमेंटो भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने भी शॉल और पुष्पगुच्छ देकर के भेंट कर अध्यक्ष का स्वागत किया। तो आपको बता दें कि सीएम धामी से मुलाकात की है हृदय नारायण दीक्षित ने। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित। ये शिष्टाचार भेंट उनके आवास पर हुई है। 5 मॉल एवेन्यू स्थित जो उनका आवास है वहां पर एक ये शिष्टाचार भेंट हुई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज डोईवाला के रानी पोखरी में बने उत्तरा स्टेट एम्पोरियम एवं हाट बाजार का शुभारंभ किया। करीब 3 करोड़ की लागत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुमन मिशन के तहत उत्तरा हाट बनाया गया, जहां किसान और समूह की महिलाएं आसानी से अपने उत्पाद बेच सकेंगे। करीब 3 करोड़ की लागत से उत्तरा हाट तैयार किया गया है। यह हाट बाजार के रूप में पूरे उत्तराखंड के उत्पादों को एक बाजार प्रदान करेगा, जिसमें महिला समूह की ओर से तैयार उत्पाद और उत्तराखंड के अन्य सामान बिक्री के लिए पहुंचेंगे। तो सीएम धामी ने इस भारत सरकार की योजना श्यामा प्रसाद रुबन मिशन के अंतर्गत जो यहाँ पर आज ग्रोथ सेंटर का और इसका जो उद्घाटन हुआ है, इससे निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के सारे उत्पाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। और उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी हो तो वो हमारे इस खुले हुए स्टोर पर आएँ और यहाँ से उनको हर प्रकार के सामान मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि पूरे चाहे हरसिल का हो, चाहे हमारे मुनस्यारी का हो, हर जगह का जो उत्पाद है, चाहे राजमा के रूप में, गहत के रूप में, अन्य रूपों में जो भी होता है, वो सब हमारे स्थान पर मिलेगा। इन उत्पादों को भी एक बड़ा बाजार यहाँ से मिलेगा। इस क्षेत्र में हम और भी काम करेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने सरकारी व्यवस्था को आम जनता के और करीब लाने के लिए अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर प्रदेश सरकार के 9 विभागों की 75 जन सुविधाएं एक ही क्लिक के साथ आपको मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि विभागों में चलने वाली योजनाओं की जानकारी आम जनता को होना बेहद ही जरूरी है और इसके साथ वो कैसे घर बैठे ये सुविधा उठा सकते हैं, इसके लिए उन्नति पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसमें 75 से ज्यादा सुविधाएं एक मंच पर उपलब्ध होंगी। पोर्टल आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से 75 प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अपने घर बैठे ही लोग ऑनलाइन से ही जो है उनका समाधान, उनकी प्रगति, उनके बारे में क्या हो रहा है और कितनी उसमें प्रगति हुई है, कितना काम हुआ है, किस प्रकार का उसमें काम किया गया विभागों द्वारा, वो सारी प्रगति रिपोर्ट उसको आने वाली तो बहुत आसान हो जाए। वहीं राजधानी देहरादून के पैसिफिक ग्रुप के राजपुर रोड स्थित पैसिफिक मॉल से लगे हुए लेमन ट्री होटल सहित कई जगहों पर बुधवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। लेमन ट्री होटल में आयकर विभाग ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले और मौके से जायजा लिया। हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने। राजधानी देहरादून के पैसिफिक ग्रुप में इनकम टैक्स की रेड लगातार पिछले कई घंटों से जारी है और आपको मैं ये तस्वीर बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये पैसिफिक ग्रुप का आप होटल देख सकते हैं। इसी के बगल में अगर आपको बताऊँ तो लेमन ट्री होटल, यहाँ पर करीब पिछले 2 घंटे से जो इनकम टैक्स की रेड है वो लगातार जारी है। तमाम जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। पूरे अहम दस्तावेज हैं वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। हालांकि इस बात का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या अभी तक निकल के सामने आया है, चूँकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो इनकम टैक्स की रेड है वो यहाँ पर लगातार जारी है और राजपुर थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो भी मौके पर कहीं ना कहीं मौजूद है और लगातार कई ऐसी जो सूचनाएं और भी आ रही हैं कि जो पैसिफिक ग्रुप के जो तमाम जो मॉल्स हैं, होटल्स हैं, इन जगहों पर भी लगातार जो इनकम टैक्स की जो रेड है वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है। हालांकि अब ये रेड कब तक चलेगी इसके बारे में कोई अनुमान फिलहाल नहीं लग पाया है, चूंकि जो तमाम अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और कह सकते हैं कि काफ़ी समय अभी और भी लग सकता है कि जब तक कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में जानकारी सार्वजनिक हो। और वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर हंगामा नजर आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर छात्रों ने हंगामा किया है। करणपुर व कॉलेज मार्ग पर जाम भी छात्रों ने लगाया। डीएवी पीजी कॉलेज के 2 छात्र टावर पर चढ़ गए।
सत्यम छात्र ग्रुप के हैं टावर पर चढ़े हुए दोनों छात्र। और कोरोना के चलते पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। कॉलेज के छात्र चुनाव कराने की मांग इस वक्त कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर हंगामा करते हुए डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र नजर आए और लगातार हंगामा कर रहे हैं। और इसी दौरान हंगामे के दौरान ही 2 छात्र टावर पर भी चढ़ गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे देहरादून के, जहां पर डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र हंगामा करते हुए नजर आए। एक तरह से प्रदर्शन वो कर रहे हैं। तस्वीरें आपको सामने हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग इस वक्त छात्रों की तरफ से की जा रही। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं और चुनाव कराने की मांग ये छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर ये छात्र हंगामा करते हुए नजर आए हैं। देहरादून की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर छात्रों ने ये हंगामा किया है। दरअसल पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते छात्र संघ के जो चुनाव है वो नहीं हो पाए, जिसको लेकर छात्रों में नाराजगी है और चुनाव कराने की मांग छात्र कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज रुड़की पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की में गन्ना मार्च पदयात्रा भी निकाली। ये यात्रा हरिद्वार के नन्हेड़ा अनंतपुर से इकबालपुर तक निकाली गई, जिसमें उन्होंने किसानों के मांगों के समर्थन में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में नारेबाजी कर सरकार पर जमकर हमला बोला। पार्टी ने आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर के आज गन्ना मार्च यात्रा निकाली है, पदयात्रा, जो कि नन्हेड़ा अनंतपुर से इकबालपुर शुगर मिल तक आई थी। उसी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। रावत जी, जानना चाहेंगे आज जो गन्ना मार्च पदयात्रा निकाली गई है, क्या इससे संदेश देना चाहते हैं? आगामी 2022 के चुनाव आ रहे हैं, क्या देखते हैं इससे? 2022 के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साथ होगा, क्योंकि जनता तंग है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है और विकास ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। तो ऐसे में जब जनता पस्त हो चुकी है तो बदलाव लाएगी और भाजपा को उत्तराखंड से बाहर करेगी। क्या देखते हैं जिस तरह से गन्ना किसानों को जो गन्ने का मूल्य है वो भी नहीं बढ़ा पाई है सरकार, और जो उनके बिल रुका हुआ है, इनका पेमेंट रुका हुआ है शुगर मिल इकबालपुर पर, वो भी नहीं कर पा रही, कैसे देखते हैं इसको? आज सैकड़ों की संख्या में एक किसान जो है करीब 5 किलोमीटर की पदयात्रा करके यहाँ पहुँचा है। तो जिस तरह का देखा जाए तो जिस तरह 60 पार का नारा दे रही है भाजपा सरकार, तो कांग्रेस किस तरह देख रही है इसको? जनता कह रही है यदि महंगाई का यही रहा हाल, बेरोजगारी इसी तरीके से बढ़ती रही तो भाजपा को करेंगे हम तड़ी पार। हाँ, तो देखिए जिस तरह पूर्व सीएम हरीश रावत हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि जनता जो है भाजपा को तड़ी पार कर रही है, यानी कि 60 पार का नारा जो दे रही है उसको उन्होंने तड़ी पार बताया है। अब देखना होगा 2022 में किसकी सरकार बनती है, आने वाला समय बताएगा। मैं सुनील पटेल, न्यूज ऑन इंडिया, रुड़की। में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही किसान संकल्प यात्रा कल सितारगंज पहुंची, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब से आपके सांसद भगवंत मान का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल लागू करने के लिए जनता से पार्टी के लिए चुनाव में समर्थन मांगा। वहीं जनता से सच्चे दिनों के लिए आपको वोट देने को कहा। सरकार चलाने वालों की नीयत अच्छी नहीं है। अच्छी नीयत की सरकार आ जाए तो सब कुछ हो जाएगा। दिल्ली की तरह उत्तराखंड के स्कूलों को अच्छा किया जाएगा। इलाज दिल्ली में बिल्कुल मुफ्त है, जितना मर्जी महंगा इलाज हो, ऑपरेशन हो, सब टेस्ट फ्री हैं, 1 रुपये की पर्ची भी नहीं लगती। तो यहां क्यों नहीं हो सकता उत्तराखंड में? क्योंकि नीयत अच्छी नहीं है। सरकार चलाने वालों की नीयत अच्छी नहीं है। अच्छी नीयत की सरकार आ जाए
तो सब कुछ हो जाएगा। वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तरकाशी में यह ऐलान किया है। उत्तरकाशी दौरे पर पहली बार मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि देवभूमि एक ऐसे नेतृत्व की चाह रख रहा है जो विकास पहाड़ की अवधारणा के अनुरूप होना चाहिए था। उत्तराखंड की जनता को कर्नल अजय कोठियाल से काफी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड को ये कुशल नेतृत्व उत्तरकाशी के गंगोत्री से मां गंगा कर्नल कोठियाल के रूप में देगी। उत्तरकाशी में बच्चे से लेकर बूढ़े तक के दिल में कर्नल अजय कोठियाल के लिए अलग ही सम्मान है। आपको बता दें कि आजादी के बाद से गंगोत्री की सीट का इतिहास रहा है कि जिस पार्टी का विधायक जीता उसकी सरकार बनी, और यूपी के दौर में भी जो विधायक यहां से जीता उसकी यूपी में सरकार बनी। तो आज उत्तराखंड के लोगों के सामने एक ऐसा विकल्प है कि उनको गंगोत्री से एक नेता मिल रहा है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारे कर्नल कोठियाल साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे। उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। तो आज उत्तराखंड के और चलिए वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे आप और बात करेंगे अब राज्य आंदोलनकारी और जनता कैबिनेट पार्टी के अध्यक्ष भावना पांडे ने एक बार फिर से फार्मासिस्ट और जूनियर इंजीनियरों के धरने में जाकर के उनका समर्थन किया है। इस बीच भावना पांडे ने कहा कि सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है लेकिन इस धरना स्थल पर गंदगी ही गंदगी है। शौचालय जो रखे गए हैं उनकी व्यवस्था कौन देखेगा? नगर निगम क्या कर रहा है? स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां देहरादून निगम उड़ा रहा है। भावना पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को स्वच्छ बना रहे हैं, स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं और पूरे देश की जनता उनके कहने पर स्वच्छ भारत मिशन पर काम कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के निगम क्या कर रहे हैं? आज मैं जो धरना स्थल पे आई हूँ, मैं ये उत्तराखंड परिवहन निगम की 2 साल पहले 2019 में पेपर हुआ था और रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। रिजल्ट भी हो गया, मतलब गजब के नेता भाई, गजब। मैं तो नेताओं से परेशान हूँ, या तो नियुक्ति निकालते नहीं है, किसी विभाग की नियुक्ति निकाल रहे हैं, पेपर भी हो जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे, नौकरी नहीं दे रहे, और किसी विभाग की नौकरी नहीं निकालते। तो फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम 60 पार होंगे। आज मैं जो धरना स्थल पे आई हूँ। वहीं मंगलवार से निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व सैनिक कर्मचारी संगठन सैनिक कल्याण उत्तराखंड के बैनर तले सैन्य कार्मिक 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर है। कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कांग्रेसियों ने धरना दे रहे सैन्य कर्मियों का समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा था कि सैन्य कार्मिकों की मांगे जायज है और इनकी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। असल में इनकी मांग बहुत ही जायज है। 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे जैसे, और उनको कर दिया, इनको क्यों नहीं कर रहे हो? बोनस 18 तक इनको मिल रहा था, 2018 तक बोनस बंद कर दी। तो हमने कहा है कि जो है जो न्यायपूर्ण मांगे हैं आपकी, कांग्रेस उसके साथ है और हम इनके लिए जरूरत पड़ी तो गांधी जी के सामने पिटीशन लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे और वहाँ उपवास रखेंगे। वर्तमान भाजपा की सरकार हर तबके पर अन्याय कर रही है। हमारे यहाँ पर पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के जितने कर्मचारी आंदोलनरत हैं, इनकी मांगें ये है कि 2018 तक इन्हें बोनस मिल रहा था, 2018 के बाद इस सरकार ने उसको बंद कर दिया। भाई पहले तो सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं कि वो पहले से जो मिलता आ रहा है लोगों को उसमें वृद्धि करें, और कम से कम उसमें वृद्धि न करें तो कम से कम जो मिलता आ रहा है पूर्व की सरकारों से वो तो जारी रहे। लेकिन ये अन्यायकारी जो सरकार है, इस सरकार ने इन हमारे कर्मचारी भाइयों का बोनस बंद कर दिया। सभी को 7वां वेतनमान लागू है, इनको 7वें वेतनमान से वंचित कर दिया गया। वर्तमान भाजपा वहीं सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के सामने ही 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों पक्ष नहीं माने तो आखिरकार पुलिस को सख्ती भी दिखानी पड़ी। तब जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम को ढंढेरा
गांव में लड़की से छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। इसके बाद दोनों पक्ष सिविल लाइन कोतवाली पहुंचे और यहां भी वो एक दूसरे से बहस करते रहे। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उनका मेडिकल कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल रुड़की लेकर गई। सिविल हॉस्पिटल में भी दोनों के बीच में फिर से कहासुनी हो गई और दोनों आपस में भिड़ पड़े। हॉस्पिटल में पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। आखिर में पुलिस ने यहां भी हल्का बल प्रयोग किया और इसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं के 2 जिलों में चल रहे ऑनलाइन सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और गूगल वेबसाइट पर संचालित स्कॉट सर्विस नाम के रैकेट के 2 सदस्यों को 2 युवतियों के साथ अनैतिक देह व्यापार करते हुए धर दबोचा। उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई और जबकि गिरोह का मुख्य सरगना फरार हो गया। टीम ने दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जयनगर में एक घर पर छापा मारा। यहां अनैतिक देह व्यापार करते हुए 4 लोगों को पकड़ा गया। एक सूचना मिली थी हमें कि यहाँ दिनेशपुर क्षेत्र में कुछ लोग किराए के मकान में लेकर के कुछ अनैतिक कार्य कर रहे हैं और युवक युवतियों को जो है उनको ऊंचे दामों पर भेजा जा रहा है ग्राहकों के पास में। तो एंटी वुमन टीम और एसओजी टीम द्वारा उस मकान पे छापा मारा गया तो उसमें 3 युवक और 2 महिलाएं जो हैं वो मिले थे और जिसमें से एक नाबालिग भी लड़की थी। तो उनके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण में। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें।